हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज आशीष टेटे और आज हम लोग देखने वाले हैं आपका चैप्टर 1 ऑफ 11th। ओके, आगे कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। अभी आज हम लोग देखने वाले गुडविल। ओके, आई होप अपने पहले के जो 2 सेशन से वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है गाइस तो ऊपर आई बटन के अंदर लिंक आ रहा होगा, तो पहले वो देख लीजिएगा एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको लिंक लगे। ओके, जिन्होंने देख लिया है वेरी गुड। अभी आगे बढ़ते हैं। गुडविल। ओके गाइस, व्हाट इज गुडविल? तो गुडविल एक एकदम ही सादी भाषा में बताने जाऊँ तो अगर आपके जो भी इंडस्ट्री समझो, अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं या फिर आप अगर बेकरी चला रहे हैं, तो आपके इंडस्ट्री में जो बाकी के लोग कमा रहे हैं उनसे अगर आप कुछ ज़्यादा कमाते हो तो उसे हम लोग गुडविल कहते हैं। मतलब क्या कि आपने जो अभी तक नाम कमाया, रेपुटेशन कमाया, अगर हम उसको मॉनेटरी वैल्यू में गिने तो दैट इज गुडविल। ओके, सपोज इफ आई गिव एन एग्जाम्पल, अगर आप है ओके, आप एक शॉप चला रहे हैं, ओके, बेकरी शॉप चला रहे हैं, आपके पास जो एक केक मिलता है उस केक का प्राइस है गाइस कितना, समझो 150 रुपीज। ओके, एंड क्वांटिटी इज से 250 ग्राम्स। ओके, ये आपका केक है जो आपको 250 रुपीज में मिल जाता, आप बेचते हो एंड कस्टमर आपके पास आके खरीदते हैं। आपके शॉप का नाम है समझो ए, एंड एक और बंदा है जिसका नाम है बी जो अभी अभी मार्केट के अंदर आया है। ओके, आपका जो बिजनेस है वो पिछले 15 सालों से है। ओके, फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स यू आर रनिंग दिस बिजनेस एंड ये जो बी आया है इसको आके सिर्फ 2-3 ही साल हुए हैं। ओके, अब जाहिर सी बात है अगर आप ही के एरिया में अगर उसको आके सेटअप करना है और वहां पे अगर उसको सेल करना है तो उसको कम वैल्यू में करना पड़ेगा, राइट? यानी कि एक केक उसको बेचना पड़ेगा ऑन एन एवरेज से आपसे थोड़ा कम, यानी कि समझो 130 पे बेच सकता है वो 250 ग्राम्स, राइट? अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी नाम बन चुका है, आपका ऑलरेडी वहां पे एक रेप्यूटेशन है कि अरे हाँ, इनसे ए के पास जाओगे तो ए का केक बहुत अच्छा रहता है, राइट? ए से हम लोग बहुत सालों से केक ला रहे हैं, प्योर वेज मिलता है और काफी अच्छा, मतलब उधर वो एग भी यूज नहीं करते और किसी भी प्रोडक्ट के अंदर उनका एग नहीं रहता है, तो काफी विश्वास उनका बन चुका है एक कि यहाँ पे प्योर वेज ही हर एक चीज मिलेगी। ओके, सो एक वहां पे एक बोलते ना, एक ट्रस्ट है, एक भरोसा है, एक रेप्यूटेशन बन चुका है आपका, तो वो जो एक एड ऑन आपको मिलता है दैट इज गुडविल। ओके, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे Goodwill may be described as the aggregate of those intangible attributes of business which contribute to its superior earning capacity, है ना? जो मैंने आपको बोला कि आप बाकी लोगों से ज्यादा कमा रहे हो, जैसे कि इन आर एग्जाम्पल यू आर अर्निंग 20 रुपीज एक्स्ट्रा, सुपीरियर अर्निंग, ओके, ओवर अ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी क्या होता है कि समझो, अभी आपको मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था कि बिजनेस और उसका जो ओनर है वो दोनों अलग अलग होते हैं। यानी कि आपको जो बिजनेस जो आप चला रहे हो, अगर आपने उसके अंदर कुछ डाला कैपिटल तो आपको वो वापस मिलेगा, इजंट इट? वैसे ही अगर समझो, अगर बिजनेसमैन अगर उसका पैसा बैंक में डालता तो बैंक से उसको इंटरेस्ट मिलता है ना, तो इसीलिए वो एक्सपेक्ट करते यार कुछ ना कुछ तो रिटर्न्स मुझे मिले अगर मैं वहां पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज अगर बैंक में डाल तो बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिलना था और वो तो श्योर शॉर्ट मिलना था, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ और बिजनेस के अंदर अपना पैसा डाल रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार थोड़ा सा तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए, है ना? तो वही हम लोग कहते हैं कि रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपको कुछ रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ये नॉर्मल रिटर्न्स क्या बोल रहे हैं वो, कि मार्केट में समझो अगर सबने 1-1 लाख रुपए लगाए, आपने भी 1 लाख रुपए लगाए, अगर मार्केट में सबको 1 लाख के ऊपर 10 रुपए मिल रहे हैं तो आपको 12 रुपए मिल रहे हैं, समझ रहे हो? तो जो नॉर्मल रिटर्न मिल रहा है बाकी लोगों को मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए डालने की वजह से, आपको उसी 1 लाख रुपए के ऊपर 12 रुपए मिल रहे हैं। तो जो ऊपर के 2 रुपए है दैट इज गुडविल। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन है आपके पास। ओके गाइस, it may arise from such attributes as favorable locations, the ability, skill of its employees and management, quality of its products and services, customer satisfaction, etc. राइट? अगर आप पहले बहुत दिनों पहले की अगर आप बात करें तो वहां पे क्या है गाइस, वहां पे नोकिया का बहुत नाम था, राइट? ट्रस्ट था, ट्रस्ट की समझो यार कभी किसी को तुमको मार रहा तो मोबाइल फेंक के मारो, इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग उसका क्वालिटी था, है ना? तो वो क्या प्रोवाइड कर रहे थे, एक क्वालिटी प्रोवाइड करते, अरे बहुत जबरदस्त क्वालिटी उनकी मैन्युफैक्चर या फिर बिल्डअप क्वालिटी बहुत तगड़ी थी। अभी आज के जमाने में बात करें तो ऐसे कौन से फोन है जो बहुत महंगे बिकते हैं? आईफोन्स, राइट? तो आईफोन्स क्यों इतना महंगा बिकता है? बिकॉज क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट,
है ना, और उनका जो नाम बन चुका है, वो जो प्रीमियम क्वालिटी के फीचर्स देते हैं या फिर प्रीमियम क्वालिटी का उनका मटेरियल यूज करते हैं या फिर वो एक जो पहचान बना के रखी है, वो गुडविल है आईफोन का, है ना। वरना कभी कभी तो ऐसे लगता है कि यार आईफोन से ज्यादा फीचर्स हम लोग को वीवो और ओप्पो दे रहे हैं, मैनी टाइम्स वी डू फील सो, बट आफ्टर ऑल आईफोन होता है ना, उसका क्रेज अलग ही है। वाई? बिकॉज वो गुडविल बन चुका है उसका, वो नाम कमा लिया आईफोन ने। वाई? बिकॉज वो कंसिस्टेंटली एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं, एक कंसिस्टेंटली अच्छी सर्विस दे रहे हैं, एक कंसिस्टेंटली उन्होंने बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस किए एंड एक अच्छा बेहतरीन प्रोडक्ट का जो एक इमेज है वो बनाए रखा। ओके, Goodwill is the reputation of business expressed in terms of money. The easiest way to explain or to define goodwill is this. What is goodwill? Goodwill is the reputation of business expressed in terms of money. Okay, goodwill is an intangible asset. Now what is intangible asset? See, tangible का मतलब होता है what you can see, touch, feel. Okay, and intangible का मतलब है what you cannot see, cannot touch, cannot feel. फॉर एग्जाम्पल, टेंजिबल के एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, लैपटॉप, ओके, आपका फोन जिसपे आप देख रहे हो, फिर आपका लैपटॉप जिसके ऊपर आप देख रहे हो, तो ये क्या है गाइस? ये आपके टेंजिबल असेट्स है। ओके, जिनको भी आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सारे क्या है? आपके टेंजिबल असेट्स है। गाड़ी हो गई, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, एनीथिंग दैट यू कैन सी, टच एंड फील। ओके, एंड इनटेंजिबल का मतलब होता है वो चीजें जो कि आप देख सकते नहीं हो, अपने आंखों से दिखता नहीं आपको, राइट? बाद में आप उसको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो होते इनटेंजिबल। जैसे गुडविल, गुडविल दिखता नहीं है गाइस, कहीं पे भी आप ऐसे बोलोगे हाँ ये गुडविल है, ऐसा नहीं होता है। ओके, वो दिखता नहीं है, आप तो छू नहीं सकते हो। जैसे कि आपका समझो पेटेंट, अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो फुनसुक वांगडू के नाम पे कितने पेटेंट्स थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके, अगर आपको 3 इडियट्स मूवी पसंद है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दो आपको कि ये बताना है कि फुनसुक वांगडू के ऊपर कितने पेटेंट्स थे। नाउ व्हाट इज पेटेंट? जब आप कोई नया खोज करते हो, व्हेन यू फाइंड समथिंग न्यू, ओके, तो वो आपके नाम पे रजिस्टर होता है, वो पेटेंट आपके नाम पे रहता है। ओके, दैट इज पेटेंट, कि एक रजिस्टर हो गया कि हाँ ये इसका फाइंडिंग ना इस बंदे ने किया है। ओके, और दैट इज पेटेंट। तो वो भी क्या है? इनटेंजिबल, वो भी आपका असेट ही है, पर वो क्या है? इनटेंजिबल, वो तो दिखता नहीं है, आप उसको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, राइट? गुडविल भी वैसे ही है। जैसे आपके हाथ में आपका फोन है, आपका फोन जो है वो टेंजिबल असेट है, लेकिन फोन के अंदर चलने वाला एंड्रॉइड सिस्टम ये एक इनटेंजिबल असेट है। ओके, किसके लिए है वो इनटेंजिबल असेट? उसके लिए जिसने बनाया। ओके, समझ रहे हो? तो सॉफ्टवेयर यूजुअली अगर आप परचेज करते हो तो वो सॉफ्टवेयर का आपके पास क्या आ जाता है? ओनरशिप। ओके, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ यूज कर रहे हैं उसको, हमारे पास ओनरशिप नहीं आया सॉफ्टवेयर का, हमारे पास फोन का ओनरशिप है। ओके गाइस, यस। प्रॉफिट और लॉस। ओके, नाउ व्हाट इज प्रॉफिट? व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन द कॉस्ट, इट इज प्रॉफिट। एज सिंपल है, सबको पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, राइट? कि अगर आपके फोन या फिर समझो कोई भी आप एक असेट ले लो, समझो आपकी गाड़ी लेते हैं, फोन का बहुत एग्जांपल हो गया, अभी गाड़ी लेते हैं, अगर आपकी गाड़ी आपके पास 3-4 साल से है और अभी उसके मार्केट वैल्यू जो है, समझो पकड़ लो कि अभी उसके मार्केट वैल्यू चल रही कुछ 3.5 लाख। ओके, एंड समझो अगर आपको वो 4 लाख में बिक गई आपकी गाड़ी, आपको प्रॉफिट हुआ कितना? 50,000 का। समझ रहे हो कि अगर उसका कॉस्ट कम है और उसके ऊपर भी आप कुछ बेच पा रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है दैट इज योर प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज सी बिजनेस जो भी करे, सेलिंग एक्टिविटी जो भी करेगा, उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा किसका है? वो ओनर का। समझ रहे हो? तो ओनर का ही तो एक जो इन्वेस्टमेंट ओनर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल, राइट? जो हम लोग बिजनेस के अंदर डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब यहाँ पे जो भी गाड़ी उसने बेची, उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो भी किसको बिलोंग करता है? ओनर को। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट इंक्रीजेस योर कैपिटल, बिकॉज एट द एंड देना तो ओनर को ही है। समझ रहे हो? If goods are sold for 50,000 and all expenses during the period amounted to 30,000, then profit is 20,000. Okay? बाद में देखते हैं लॉस। लॉस का मतलब क्या है? आपने तो पहचान लिया होगा, राइट? लॉस का मतलब ये होता है कि समझो अगर आपका कॉस्ट ज्यादा है, ओके, समझो 100 रुपीज है और आपने 80 में बेच दिया, दैट इज अ लॉस। व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, इट इज अ लॉस। लॉस डिक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। यस, राइट? बिकॉज सी अगर प्रॉफिट ओनर का है तो भाई नुकसान भी तो ओनर का ही होगा ना, इसीलिए कैपिटल डिक्रीज होता है लॉस की वजह से। ओके, इफ गुड्स आर सोल्ड एट 50,000
and all expenses during the period amounted to 60,000, then there is a loss of 10,000. ओके, इनकम. अब देखो बहुत सारे लोग ना तीन चीजों में कंफ्यूज होते हैं. पहला प्रॉफिट, दूसरा रेवेन्यू एंड तीसरा इनकम. ओके, इन तीन चीजों में वो लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, अब देखो, इट इज रेवेन्यू अराइजिंग एज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. इट इज द अमाउंट रिसीवेबल or realized from services provided and earnings from interest, dividend, commission, etc. तो इनकम का मतलब क्या है कि आपने कोई भी एक्टिविटी करी जिससे आपको फायदा हुआ है, फिर आपको एक इनकम मिला, पैसा मिला, तो वो इनकम कहलाएगा. ओके, मतलब आपने कोई भी एक्टिविटी करी. ओके, इट इज क्लियर गाइस, आपने कोई भी एक्टिविटी करी, उसमें से आपको अगर पैसा मिला तो आपका वो इनकम कहलाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइड बाय साइड इंश्योरेंस बेचते हो, उसके ऊपर आपको कमीशन मिला, इनकम हो गया. ओके, आप साइड बाय साइड अगर समझो कुछ गुड्स बेच रहे हो, समझो आप स्टेशनरी बेच रहे हो, साइड बाय साइड है मैं बोल रहा हूँ, तो वो भी क्या हो गया, इनकम हो गया. अगर आप साइड बाय किसी MLM के अंदर इन्वॉल्व हो, ओके, मतलब कोई भी आप मल्टी चेन मार्केटिंग या फिर मल्टी जो भी आप ऐसे ये होता है साइड बाय बिजनेस के लिए कुछ भी स्कीम्स होती है, उसके अंदर अगर हो, उसमें से आपको कुछ पैसा मिल रहा है, तो आपका क्या है, वो इनकम है. Now what is revenue guys? Revenue is the income that a business has from its normal business activities, usually from the sale of goods or service to customer. यानी कि जो भी आपका मेन काम है, समझिए अगर आप डॉक्टर हैं, ओके, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अगर डॉक्टर की सर्विस, मतलब अभी आपका खुद का क्लिनिक है, ओके, और वो क्लिनिक में आप जाके पेशेंट्स को चेक कर रहे हो, उधर से आपको पैसा मिल रहा है, तो आपका वो क्या है, रेवेन्यू. समझ रहे हो, आपका मेन एक्टिविटी है वो. एंड साइड बाय साइड अगर आप वीकेंड पे किसी कॉलेज में जाके गेस्ट लेक्चर देते हो एंड वहां पे अगर आपको वो उस दिन का समझो 25,000 या 30,000 मिलता है एक लेक्चर का, तो वो आपका इनकम है, रेवेन्यू नहीं. समझ रहे हो, मतलब जो भी आपका मेन एक्टिविटी रहेगा गाइस, दैट विल बी रेवेन्यू. ओके, जिस उसमें अगर पैसा आता है तो वो रेवेन्यू कहलाएगा. एंड अगर आप साइड बाय कुछ एक्टिविटी करते हो जिसमें आपको इनकम आता है, दैट विल बी अ इनकम. मतलब इनकम इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, okay, and revenue is a narrow concept which deals with your main activity. okay, समझा everybody? and profit आपको समझ ही गया है कि अगर आप कोई भी चीज अगर उसके कॉस्ट से ज्यादा वैल्यू पे बेचती हो तो आपका प्रॉफिट है. ओके, असेट्स, लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ. असेट्स का मतलब मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि जो भी आप प्रॉपर्टी आप पोजेस कर रहे हो, जो भी आपके पास है, वो सारी चीज आपकी क्या है, जो आपकी ओनरशिप की है, वो आपकी असेट्स है. लायबिलिटीज का मतलब मैंने आपको उसी दिन बताया था कि लायबिलिटीज का मतलब होता है कि अगर आपको किसी को पैसा देने पड़ने वाला है तो वो आपकी लायबिलिटी है. एंड जो आपकी नेटवर्थ है उसके लिए मुझे आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, तो पहले वन बाय वन हम लोग देखते हैं. ठीक है, असेट्स, एनी फिजिकल थिंग or right owned that has a monetary value is called an asset. मतलब anything. okay, because अभी 2 मिनट पहले आपको मैंने समझाया कि tangible भी होता है, intangible होता है, तो intangible भी आपके assets होते हैं. okay, जरूरी नहीं कि वो आपको दिखाई दे. okay, the ownership of the asset must be with the business unit. example land, goodwill, patents, computers, etc. मतलब जो भी आपके पास है उसका ओनरशिप, ओके, और मतलब एकदम लीगल ओनरशिप है, मतलब आपको रिटर्न या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई प्रूफ होना चाहिए कि वो आपका ओनरशिप है उसके ऊपर, तो वो आपका वो एसेट कहलाएगा. अब एसेट कितने टाइप्स के होते हैं? सी, पहला फिक्स्ड असेट और नॉन करंट असेट. ओके, फिक्स्ड यानी कि जो बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए देने वाला है, फिक्स्ड असेट. ठीक है, जो हम लोग बार बार नहीं परचेस करते. ओके, इट इज नॉट रिकरिंग. द असेट्स which give long-term benefit to the business are known as fixed assets. Example, land and building, plant and machinery, goodwill, etc. These assets may be tangible or intangible. Okay, it may be tangible or intangible, depends. जैसे गुडविल है, गुडविल अभी बहुत साल चलेगा, राइट. पेटेंट्स है, पेटेंट्स बहुत साल चलेंगे, तो वो इंटेंजिबल भी है लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले हैं. अगर आपने लैंड खरीद लिया है, अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है कोई, तो मतलब अपार्टमेंट या फिर फ्लैट या फिर कुछ ऐसा आपने खरीदा, शॉप खरीदा, तो आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म देने वाला है, राइट. फिक्स्ड असेट्स. current assets, assets which are held in the business for the operating year and can be converted into cash very easily are called as current assets. ठीक है, मतलब जो भी चीज़ आप एक बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म के लिए आप रखते हो एंड जिसमें आपको तुरंत पैसा कन्वर्ट करते आता है, दैट विल बी करंट असेट्स. सी एग्जांपल्स क्या दिए उन्होंने? डेटर्स. डेटर्स मतलब कौन? वो लोग जिनको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं. अब उनसे हमें पैसा चाहिए, राइट. वो तो हम लोग को पैसा देते रहेंगे ना ऑन रेगुलर इंटरवल्स.
राइट। वरना ऐसा तो नहीं होगा कि 1 साल हो गया फिर अभी तो उसने मुझे पैसा ही नहीं दिया, नहीं, आप मंथली या फिर 2 मंथ या फिर क्वार्टरली वगैरह आप ऐसे उनसे पैसे मांगते रहोगे तो आपको वो पैसा देते रहेंगे, राइट। बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक एक्सेट्रा। स्टॉक मतलब क्या, इन्वेंट्री, आपने जो भी स्टॉक्स खरीदे वो सब। सर ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल मतलब कि अगर आपको डाउट है कि आप जिसको उधार पे गुड्स बेच रहे हो वो आपको पैसा देगा या नहीं देगा, तो आप उससे लिखा के लेते हो कि भाई तू मुझे इस दिन पे इतना पैसा देने वाला है, उसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। अब एग्जैक्ट क्या कंसेप्ट है, क्या होता है, कैसे करते हैं, कौन बनाता है, कौन साइन करता है, एवरीथिंग विल लर्न इन योर 12th स्टैंडर्ड। लेकिन अभी बेसिकली इतना समझ लो कि बिल्स रिसीवेबल मतलब हम सामने वाले से लिखा के लेते हैं कि भाई तू हमें इस दिन पे पैसा देगा, ओके। fictitious assets मतलब क्या, the assets that are not represented by tangible possession of property, they are imaginary assets but do not have any realizable value. Deferred revenue expense like advertisement for 4 years, right? मैं आपको याद है, आपको मैंने बोला था कि रेवेन्यू के टाइप्स कितने होते हैं, मतलब एक्सपेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू। तो वैसे ही समझो अगर आपने 5 साल का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भरा है तो उसमें से एक ही साल इस करंट ईयर को बिलोंग करता है, बाकी 4 साल तो आपने एडवांस में पे कर दिया ना, तो आपके लिए वो असेट है, मतलब आपने आपका काम कर दिया। अब सामने वाले ने आपको आपका काम करना है आने वाले 5 सालों तक, समझ रहे हो? तो आपने एडवांस में सारे पैसे पे कर दिए, तो इसीलिए वो चीज कहा जाती है आपके असेट्स में जाती है, ओके। बाद में आता है गाइस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब क्या, द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लायबिलिटी। इट इज अ डेट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर्स फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय बिजनेस यूनिट, एग्जांपल लोन टेकन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट पता है आपको क्या होता है? ओके, आज जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है गाइस सी, आप जब बैंक में जाते हो ना तो आपको 2 अकाउंट्स खोलने के लिए ऑप्शन रहता है वहाँ पे, एक होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है वो यूजुअली बिजनेस जो रन करते हैं वो लोग यूज करते हैं, यानी कि उसके अंदर लिमिट्स भी ज़्यादा रहते हैं, विड्रॉन के वगैरह और बेनिफिट्स भी रहते हैं। तो वहाँ पे अगर आपका बैलेंस नील हो जाता है, अगर आपके बैंक में कुछ भी बैलेंस नहीं है और फिर भी आप पेमेंट करना चाहते हो, तो बैंक एक शॉर्ट टर्म, एक क्विक लोन की तरह एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। यानी कि भले ही आपके करंट अकाउंट के अंदर पैसा ना हो, फिर भी आप कुछ अमाउंट के लिमिट तक पेमेंट कर सकते हो और फिर बाद में आपको उसको चुकाना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, एक होती है फिक्स्ड, एक होती है करंट। सेम लॉजिक है, जैसे एसेट के अंदर वैसे सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। One of the major source of funds in the business is the fixed liabilities. It may be in the form of capital, secured loans, long-term loans from banks, from financial institutions, ठीक है, जो कि लंबे अरसे तक चलने वाली है। Current liabilities, short-term liabilities payable within a year are called current liabilities. Current liabilities arise in the regular current operations of the business. These liabilities are not normally secured. Example, creditors, bills payable, etc. ठीक है। सो ये होते हैं आपके। अब बिल्स पेबल आपको समझ गया होगा कि अगर बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले से लिखा कर दो कि भाई तू मुझे इस दिन पे करेगा, तो जाहिर सी बात है बिल्स पेबल का मतलब होगा कि मैं किसी को लिखा के दे रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हें उस दिन पे करूँगा, मतलब सामने वाला मुझे ऑर्डर देगा और मैं पे करूँगा, ओके। सो ये बिल्स ये जो बिल होते हैं ना वो एक ही कागज होता है, सिर्फ 2 पार्टी अलग अलग नाम से बुलाते हैं। देने वाला बिल्स पेएबल बोलेगा और रिसीव करने वाला बिल्स रिसीवेबल बोलेगा, कागज एक ही है, ओके, अलग अलग से नहीं बनते, ओके। नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, सी हम लोग का एंड पॉइंट होता है भाई बैलेंस शीट, ओके, हम लोग को बैलेंस शीट पे एंड करना होता है। तो बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर आपके एक साइड पे दिखते हैं असेट्स, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, सी समझिए आपका ऐसा बैलेंस शीट बनता है, ओके, आपको मैं सिखाऊंगा आगे जाके, एंड पॉइंट है अपना वो। तो यहाँ पे ना सारे असेट्स रहते हैं, ओके, क्या रहते हैं यहाँ पे, सारे असेट्स, एंड वो साइड पे रहते हैं गाइज कैपिटल एंड अदर लायबिलिटीज, ओके। टोटल इसको लायबिलिटीज ही बोलते हैं, दिस टुगेदर इज कॉल्ड लायबिलिटीज, ओके। मतलब बैलेंस शीट के उस साइड पे लायबिलिटी रहते हैं और इस तरफ क्या रहते हैं, असेट्स रहते हैं, ओके। अब वहां पे उस साइड पे लायबिलिटीज के अंदर 2 हिस्से किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया,
कैपिटल एंड अदर लायबिलिटीज, मतलब जो अपने घर का है प्लस बाहर का, दोनों की दोनों लायबिलिटीज वहां पे दिखाई गई। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है, देखो ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ओनर्स इक्विटी दैट इज कैपिटल, यस पेन चेंज करता है आपको दिखाई देगा, यानी कैपिटल ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल इज इक्वल टू टोटल इक्विटी दैट इज असेट्स, ओके, दिस माइनस दिस, समझा? ओके, सी क्रेडिटर्स इक्विटी या फिर लायबिलिटीज, समझ रहे हो? मतलब अगर आप इक्वेशन पे बनाओगे, बिकॉज दिस बोथ साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, इसीलिए तो हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यूज करते हैं। ये आपका बैलेंस शीट हमेशा टैली होता है, अगर आपने सही अकाउंटिंग किया तो आपका बैलेंस शीट हमेशा टैली होगा, यानी दोनों साइड का टोटल सेम रहेगा हमेशा। इसीलिए हम लोग इक्वेशन क्या बनाते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज यानी कि वो साइड इज इक्वल टू असेट्स। ओके, लेकिन अगर हमें असेट्स ढूंढना, अपने स्कूल में सीखा है मैथ्स, राइट, तो कैसे करेंगे हम लोग, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, समझा? बेसिक मैथ्स, ओके, लॉजिक समझा एवरीबॉडी? ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। नहीं समझा तो नीचे कमेंट सेक्शन में गाइस कमेंट जरूर करना। यस, नाउ सी the amount or funds provided by the proprietor in the business is called as capital, okay, as well as the excess of assets over liabilities is of the business is also known as capital or net worth, because see अगर आपके असेट ज्यादा है, ओके, लायबिलिटीज अगर आपका असेट ज्यादा है, इसका मतलब वो बंदे ने बहुत मेहनत करी है, राइट, बिजनेस ओनर ने बहुत मेहनत करी है, या फिर उसने प्रॉफिट्स वगैरह रखे होंगे अपने पास, या फिर उसने कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा किया होगा बिजनेस के लिए, जो मेहनत करी होगी उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका असेट्स ज्यादा आ रहे हैं एज कम्पेयर टू लायबिलिटीज, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड हुम डज इट बिलोंग गाइस, किसको बिलोंग करता है, ओनर को, एट द एंड ओनर को ही मिलना है ना। सो इट इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेट वर्थ। Sorry, net worth includes capital and reserves. Capital can be in the form of cash or in kind, it depends. Okay, example से यहाँ पे देखो, if capital of the business is 4 lakh, creditors is 2 lakh, then assets will be how much? आपको तो पता है assets इस तरफ होते हैं, liability उस तरफ होती है, and capital भी उस तरफ होता है। हमें capital दिया है, liabilities दिए हैं, asset ढूंढना है, and आपको पता है दोनों साइड इक्वल रहता है, तो क्या आएगा आंसर गाइज? Yes, liabilities plus capital that is 2 lakh plus 4 lakh that is 6 lakh, तो आपका asset आया 6 lakhs। सेम अगर आपको assets दिया, यानी कि ये साइड वाला 1,50,000 दिया, मतलब यहाँ पे का आपको 1,50,000 दिया है, ओके, बाद में liability आपको दी 50,000 एंड यू हैव टू फाइंड कैपिटल, तो क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, आपका कैपिटल अदर आउटसाइड liabilities 50,000 एंड द क्रेडिटर्स इक्विटी दैट इज liabilities will be how much, okay, तो assets ये आपके assets है, okay, and आपके ये other liabilities है, तो capital कितना रहेगा guys, 1 lakh, समझा everybody? Okay, now if total asset of the business is 5 lakh, outside liabilities 2 lakh, then the capital will be 3 lakh, 5 lakh minus 2 lakh, okay। बाद में कंटिंजेंट लायबिलिटीज, अभी इसका ना बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है गाइस, ध्यान से सुनना। क्या हुआ था, एक बार एक बंदे ने, अगर आपने एक एनर्जी ड्रिंक के बारे में सुना होगा तो उसका नाम है रेड बुल, ओके, आई होप आपने सुना होगा। आपको याद है उसका ये क्या था स्पेलिंग टैगलाइन, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, अब भी उसका स्पेलिंग ये है विंग्स का, बट एक्चुअली में विंग्स का स्पेलिंग क्या होता है, WINGS। पहले रेड बुल ने यही स्पेलिंग यूज किया था, WINGS। फिर वहां पे एक बंदे ने जब वो रेड बुल पिया, उसको तो विंग्स नहीं आए, ऑब्वियसली बात है कैसे आते, पर फिर भी उसने क्या किया, उसने कोर्ट में केस डाला कि भाई मैंने तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक पिया, तुम्हारा एनर्जी ड्रिंक पिया, मेरे को तो पंख नहीं आए, और तुमने तो बोला कि पंख आएंगे, मेरे को नहीं आए, मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, ऊपर से मेरे को जो ट्रॉमा हुआ, मेरे को जो हैरेसमेंट हुई, मेरे साथ जो गलत हुआ, कंपनी को सजा मिलनी चाहिए, बस भाई, और क्या था। फिर बंदे को कितने पैसे मिले आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले गाइस। अगर आपको बिलीव नहीं होता, अभी पॉज करो वीडियो को, जाओ गूगल के ऊपर डालो रेड बुल केस, ओके, आपको मिल जाएगा, ओके, रेड बुल कंपनी केस। तो मतलब क्या होता है ना, कभी भी एडवर्टीजमेंट करते टाइम पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ओके। अब बेचारे कंपनी कोई गलती था नहीं वैसे, बट गलत स्पेलिंग की वजह से सामने लोगों को गलत
ये देने की वजह से, तो यहाँ पे क्या हो गया, फिर उन्होंने नेम चेंज कर दिया, ट्रिपल आई। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब कंपनी को थोड़ी पता था, है ना, कि अरे ऐसा हो सकता है। जब केस फाइल हुआ था तभी भी कंपनी को पता नहीं था हम लोग को कितना पैसा देना पड़ेगा। वैसे ही समझो, अगर आपके बिजनेस का ऐसा होता है, यानी अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो, आपके बिजनेस में अगर ऐसी कोई केस आपके ऊपर आ जाती है, अब आपको पता नहीं है शायद से पेमेंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, आपको पता नहीं है, और वो किस चीज पे निर्भर करता है, कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तब हमको समझेगा भाई पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। तो अगर कोर्ट का डिसीजन आता है कि भाई तुमको पैसे देना पड़ेगा, तुमको देना पड़ेगा, है ना, तो वो तो लायबिलिटी है, पर एक्यूरेट भी तो नहीं पता कितना देना पड़ेगा। मतलब सब ना ऐसे क्वेश्चन मार्क्स है। ओके, पर कहीं तो भी थोड़ा बहुत तो हिंट है कि भाई साहब भरना तो पड़ेगा। अगर कोर्ट ने डिसीजन दिया हमारे खिलाफ तो हमको तो भरना पड़ेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, अचानक से अगर वो चीज सामने आती है, अरे कंपनी को इतना मिलियन पैसा पे करना पड़ा, और फिर तुम्हारे जो भी इन्वेस्टर्स है, तुम्हारे बिजनेस का जो भी जुड़े हुए, उनको लगेगा अरे भैया अभी कंपनी डूब जाएगी ये तो, राइट। अचानक शॉक बैठेगा सबको। इसीलिए ये जो होते हैं, ये जो लायबिलिटी होते हैं जो कि आने वाले एक फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसी लायबिलिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। एंड ये चीज आपके बुक्स में नहीं आती। ओके, ये आपके बुक्स में नहीं आती, बुक्स के नीचे आती है। मतलब क्या, आपका जब बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट के खत्म होने के बाद नीचे आपको एक नोट में लिखना पड़ेगा कि सर हमारे ऊपर ऐसी केस चल रही है, अगर हारे तो पैसे भरने पड़ सकते हैं। ठीक है, यू टू गिव अ डिस्क्लेमर टाइप। ओके, अब आपको ये कहीं पे दिखानी नहीं है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, पर बैलेंस शीट के नीचे एज अ नोट वो चीज जाएगी। ओके, देखो, a liability which may arise in future depending on happening or non-happening of a certain event is called contingent liability, as it is not confirmed or perfect liability, because आपको पता नहीं कितना भरना पड़ेगा, अगर भरना पड़ा तो it does not affect the financial position of the business and therefore it is not shown on the liability side of the balance sheet, but it is shown by way of footnote नीचे, बैलेंस शीट के नीचे टू बैलेंस शीट सिंपली एज इंफॉर्मेशन, डिस्क्लेमर की तरह देते हैं। ओके, एग्जाम्पल, अ वर्कर मेक्स अ क्लेम फॉर कंपेंसेशन ऑफ ₹5,000 अगेंस्ट द बिजनेस, द डिसीजन इज पेंडिंग इन द कोर्ट, इट मे बी अ फ्यूचर लायबिलिटी फॉर बिजनेस ऑन हैपनिंग और ऑफ एन इवेंट दैट इज कोर्ट वर्डिक्ट। ओके, मैं समझा, आपका वो लायबिलिटी होना ना होना एक सर्टन इवेंट पे डिपेंड करता है। नॉट व्हाई डिड दे से सर्टन इवेंट, बिकॉज सी कभी ना कभी तो कोर्ट का निकाल आने वाला है ना, रिजल्ट तो निकल नहीं वाला है, फिर वो आपके खिलाफ हो या आपके साथ हो, बस वही देखना है। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि आपकी लायबिलिटी डिपेंड करती है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टन इवेंट इन फ्यूचर। ओके, समझ रहे हो? By the accounting concepts, conventions and principles. This mark this very important guys. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, एक बार मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। सी, अकाउंटिंग मीन्स communicating the result of business operations to various parties interested in or connected with the business, with the owners, creditors, investors, bank and financial institutions, government and other agencies. मतलब क्या, in short, stakeholders. Okay, hence it is rightly called as language of business. Okay, accounting is the language of business. याद रखना इस बात को, MCQs में आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी ये चीज। ओके, अकाउंटिंग इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद द बिजनेस बट ऑल्सो विद एवरीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन द कीपिंग एन अकाउंट ऑफ अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ओके, जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हर एक बंदे को ये इंपॉर्टेंट होती है। जनरली द टर्म अकाउंटिंग रेफर्स टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, जनरली जब हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं ना, बिकॉज सी आपको मैंने फर्स्ट सेशन बताया था कि अकाउंटिंग बहुत तरह के आ चुके हैं, लाइक मैनेजमेंट अकाउंट आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया, है ना। पर जब हम सिर्फ अकाउंटिंग बोलते हैं तो ज्यादा करके हम लोग यही कहना चाहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, अगर हमें कुछ और कहना तो हम लोग पूरा नाम ले लेंगे, पर अगर कोई समझो कहता है कि अकाउंटिंग, तो आपको एक ही चीज अज्यूम करनी कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा है। ओके, bookkeeping and accountancy is an art of recording, classifying, summarizing transactions of business concern in a systematic manner. Okay, अब देखो
इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, पहला रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिकॉज सी आप जब ये पॉलिसीज फॉलो करते हो, आप जब ये कंसेप्ट्स फॉलो करते हो, तो आपको एक चीज तो कंफर्म है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल है सामने वाले बंदे के लिए, वो उसके ऊपर रिलाई कर सकता है। ओके, बाद में यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन, आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, आपका दोस्त कर रहा है, यूनिफॉर्मिटी है, क्यों? कंसेप्ट्स की वजह से, भाई हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट, हर कोई उसको उसी तरीके से गिन रहा है जैसे कि हर किसी ने गिनने के लिए बोला गया है ना, जो कंसेप्ट बताई गई है एक मेजरमेंट के लिए, हर कोई वैसे ही गिन रहा है, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू ऑल, जब आप कंसेप्ट्स को फॉलो करते हो तो आपको खुद क्लैरिफिकेशन रहता है, सामने वाले बंदे को भी क्लैरिफिकेशन आप दे सकते हो, इंफॉर्मेशन ठीक से प्रोवाइड कर सकते हो। वैलिड एंड अप्रोप्रिएट अजम्पशंस, आप जब ये देखते हो तो आप एक वैलिड एंड अप्रोप्रिएट अजम्पशंस करते हो। सी अज्यूम करने के तो कोई कुछ भी कर सकता है, इजंट इट? आई कैन अज्यूम एनीथिंग दैट आई वांट, बट एक अप्रोप्रिएट अज्यूम करना है कि समझो अगर मैंने अज्यूम किया, आपने अज्यूम किया, आपके दोस्त ने अज्यूम किया, हम तीनों का अजम्पशन सेम आया, कैसे? इसकी वजह से, ये क्लैरिफिकेशन की वजह से, ये कंसेप्ट की वजह से, समझ रहे हो? आपके लिए यहाँ पे है बोर्ड, मेरे लिए यहाँ पे। ओके, सो ये कहाँ से आता है गाइस? यहाँ पे जो आप कंसेप्ट देखते हो, वो सीखते हो, उसके अकॉर्डिंगली यू एक्ट, एंड दैट इज व्हाई आपके अजम्पशंस एंड सबके अजम्पशन सेम आते हैं। ओके, सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आर एज फॉलोज। बिजनेस एंटिटी, ओके, सबसे पहले तो बिजनेस एंटिटी, the concept implies that the business unit is separate and distinct from the owner or owners। याद है जब आपको मैं कैपिटल सिखा रहा था तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है गाइस, जो कहता है कि ओनर एंड उसका जो बिजनेस है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस एंड द ओनर आर टू सेपरेट पर्सन्स, दैट इज द पर्सन हु सप्लाई कैपिटल on it. Based on this concept, accounts are prepared from the point of view of business. Okay, आपको एक मैं वीडियो बेचने वाला हूँ, इसके नीचे लिंक में दी गई है गाइज, अपने क्लास की वीडियो है, इसके अंदर मैंने परसेप्शन ऑफ अकाउंटेंट सिखाया है। ओके, एक परसेप्शन किस तरह से देखना चाहिए, हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वही चीज नहीं समझ में आई तो आप कुछ नहीं समझेगा। आपको अकाउंट्स आप करते जाओगे, अच्छा ठीक है रूल्स है, ये ऐसे लगाते हैं, ये वैसे लगाते हैं, बस खत्म करो, रूल्स अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, मैच हो गया, मार्क्स मिल गया, भाई साहब, लेकिन लाइफ टाइम में आपको क्लैरिटी नहीं आएगी कि यार अकाउंट्स क्या होता है एग्जैक्टली। तो अगर आप उसको गहराई में उतरना चाहते हो, अगर आप उसको ठीक से समझ रहे हो, तो आपको ये समझना नेसेसरी है। 2 मिनट का कंसेप्ट है गाइस, ओनली 2 मिनट्स। ओके, 2 मिनट्स एंड सम सेकेंड्स, गिन के बता रहा हूं, लिंक है नीचे, जैसे लेक्चर हो जाएगा एक बार देख लेना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, एंड कोई नहीं सिखा रहा। ओके, मतलब जितना मैंने देखा है ना गाइस, बहुत कम लोग हैं जो सिखा रहे हैं, बहुत कम, तो एक बार जाके देखना जरूर। and not from the owner's point of view. Hence, the business is liable to owner for the capital contributed by him. मैंने आपको बोला था कि कैपिटल जो है एक लोन की तरह है जो बिजनेस को वापस करना पड़ेगा उसके ओनर को. According to this concept, only business transactions are recorded in the books of accounts. पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड. ओके, मतलब अगर उसने कोई चीज अपने खुद के लिए की है, पर्सनल चीज के लिए की है, तो वो नहीं आएगा. समझो, अगर वो कहीं पे जा रहा है, अगर वो मूवी के लिए जा रहा है, तो वो मूवी का टिकट अगर खरीदता है तो वो टिकट उसका पर्सनल है, वो बिजनेस का नहीं है. ओके, तो वो एक ड्राइंग्स कहलाता है. आपको सिखाया था राइट, ड्राइंग्स का हमने सीखा था. सो दैट इज द थिंग कि अगर अब वो कोई भी खर्चा हो, इनकम हो, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द his personal interest, that won't be recorded in the business, because हम लोग किसके अकाउंटेंट हैं? बिजनेस के, ओनर के नहीं. ओके, हम लोग किसके अकाउंटेंट हैं? हम लोग बिजनेस के अकाउंटेंट हैं. एंड जो बिजनेस का खर्चा रहेगा, जो बिजनेस का इनकम रहेगा, वही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. But the transactions with the business, such as capital contributed to the business or cash withdrawn from the business for the personal use, will be recorded in the books of accounts. Okay, मतलब हम खर्चा तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर ओनर ने बिजनेस का कुछ पैसा यूज किया वो पर्सनल खर्चे के लिए, तो हम ड्राइंग जरूर रिकॉर्ड करेंगे. ओके, हम खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा उसका पर्सनल है. पर अगर उसने बैंक अकाउंट बिजनेस का यूज किया तो ड्राइंग्स दिखाना पड़ेगा. समझ रहे हो? इट इंप्लाइज दैट द बिजनेस इटसेल्फ ओन्स असेट्स एंड ओज लायबिलिटीज. ओके, मतलब जो भी असेट्स है वो बिजनेस के नाम पे है, तो वो बिजनेस ओन करता है. एंड जो भी लायबिलिटीज है वो भी बिजनेस की है, तो वो बिजनेस को ही उसको भरना पड़ेगा. ओके, एग्जाम्पल, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफिस एंड अदर हाफ फॉर द रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर.
इफ द टोटल रेंट इज 50,000 देन ओनली 25,000 विल बी डिडक्टेड एज ड्रॉइंग्स फ्रॉम द प्रोप्राइटर्स कैपिटल। ठीक है, 50,000 आप रेंट भर रहे हो एक बिल्डिंग के, आधी बिल्डिंग ऑफिस है, आधी बिल्डिंग आप खुद रह रहे हो। ठीक है, तो आप जो रह रहे हो वही ड्रॉइंग्स है, उतना ही पोर्शन ड्रॉइंग्स है, यानी कितना 50% है ना। तो 50,000 का 50% इज 25,000, इसीलिए वो ड्रॉइंग्स है। और खर्चा रेंट करके कितना दिखाएंगे हम लोग, रेंट करके कितना दिखाएंगे, 25,000 ही दिखाएंगे। ओके, बिकॉज ऑफ बिजनेस का एक्सपेंडिचर कितना है, 25,000 ओनली। 25,000 जो रेंट है वो तो ओनर पे करेगा ना, राइट, उसका पर्सनल है, वो घर है उसका, वो रह रहा है वहां पे। सिर्फ बिजनेस जितना ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही बिजनेस भरेगा। वो तो एकदम क्लियर हो गया, बिजनेस अलग ओनर अलग। ठीक है, अब ये जो है ना अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफर करेगा, मजा आएगा आगे जाके। ओके, मतलब अगर आप सोल प्रोप्राइटर है यानी कि अकेले हो, बिजनेस चला रहे हो, ओके, तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब अगर बिजनेस के एसेट्स कम पड़ गए ना तो आपके घर तक आ सकते हैं पैसा होने के लिए। वैसे कंपनी की बात बताऊँ आपको, कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, यानी कि समझो अगर आपने 2 लाख रुपए कंपनी में डाले, बस 2 लाख का लायबिलिटी है उसको, अगर उसके बाद वो लोग आपके पास नहीं आ सकते, 1 रुपया भी नहीं मांग सकते आपसे। ओके, दैट इज द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, आएगा आपको ओसी में भी है, सीखेंगे आपको, अमोल सर सिखाएंगे वो। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आपको आएगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, व्हाट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट गाइस? मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट मतलब क्या है कि आप जो भी करो it should be measured in terms of money. See, this concept implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts. Okay, since money serves as a medium of exchange of transactions expressed in money are recorded, and the ruling currency of a country is the measuring unit of that accounting. Okay, जिस भी कंट्री में आप अकाउंटिंग करो उसका जो भी रूलिंग करेंसी, जैसे कि इंडिया में रुपीज है, राइट, यूएस में डॉलर्स है, तो वो आप उस यूनिट में वहां पे अकाउंटिंग करोगे। ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, जिसके अंदर पैसे का कुछ लेन देन ही नहीं है वहां पे आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग कंडीशंस इन द वर्क प्लेस, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सेट्रा विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स। है ना, किसी ने स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक करना मतलब क्या, वो नहीं जो आप समझ रहे हो। ओके, कंपनी में स्ट्राइक करना मतलब काम रोक देना। ओके, ले ऑफ कर देना, मतलब ले ऑफ अलग कंसेप्ट है, मतलब काम रोक दिया उन्होंने, वो काम पे नहीं आने वाले, स्ट्राइक कर दिया, आंदोलन है ना, सिंपल भाषा में आंदोलन कर दिया है ना, स्ट्राइक कर दिया, तो वो ओके। बाद में दे एज दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द business as a money serves as a common measure by means by which heterogeneous facts about the business are recorded। मतलब जो भी चीज आपके पास है, ओके, उस हर एक का रिकॉर्ड आपको किस चीज पे करना पड़ेगा, एक मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, उसी के अंदर आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस हैज 5 computers, 2 tables and 3 chairs, the assets cannot be added to give useful information। हमें क्या ही पता चला उसमें से, भाई 5 कंप्यूटर है, 2 टेबल है, 3 चेयर, ठीक है, पर कितने के है, व्हाट इज द अमाउंट, कैसे रिकॉर्ड करे, मतलब अमाउंट कॉलम में लिखे क्या, ठीक है, चलो असेट में लिख दिया हमने, अच्छा ठीक है, हाँ 5 कंप्यूटर, हाँ, अमाउंट किधर है? समझ रहे हो, अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस दे आर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स लाइक 1,50,000 फॉर कंप्यूटर्स, 15,000 फॉर टेबल्स, 2,500 फॉर चेयर्स, राइट। अब वैल्यू आ गई, अब हमें अमाउंट पता चल गई, अब हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। समझ रहे हो, दैट इज ए मॉनेटरी कंसेप्ट। दूसरा होता है कॉस्ट कंसेप्ट। सी, एन असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। यही होता है गाइस, समझो, एकदम सिंपल एग्जांपल, एकदम सिंपल। आपने मोबाइल खरीदा, ठीक है, आपने मोबाइल खरीदा, कितने खरीदा, समझो 14,000 खरीदा, ठीक है, 14,000 में आपने एक फोन खरीदा, तो आपका फोन जब आप बिजनेस में रिकॉर्ड कर दो 14,000 में दिखेगा। ओके, फोन को 3 साल हो गए, ओके, पर उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट था जिसपे आपने खरीदा वो 14,000 ही है। समझ रहे हो, मतलब जितने पे आपको पड़ा वही प्राइस आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। हाँ, इवेंचुअली इसमें डिग्रेडेशन आता है डेप्रिसिएशन की वजह से, लेकिन हम लोग वो कंसेप्ट बाद में सीखेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि हम लोग बुक्स में जब रिकॉर्ड करते हैं तो वो जो अमाउंट होती है वो यही होती है जिसपे आपने परचेज किया, भले उसका एमआरपी 20,000 हो, 25,000 हो, इट इज इररिलेवेंट। आपने कितने में खरीदा, 14,000, ओके डन, 14,000 रिकॉर्डेड, समझे। ओके, द एक्विजिशन कॉस्ट, एक्वायर करना, ओके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी
the base for all further accounting. It does not mean that the asset will always be shown at that cost. Obviously, the 4 साल हो गए उसको वही अमाउंट दिख रही है, ऐसा नहीं होगा, डेप्रिसिएशन होगा. It will be recorded at the cost at the time of its purchase, but it's systematically reduced in its book value by charging depreciation. सर ये कंसेप्ट का तो डेप्रिसिएशन का सीखेंगे सब्र. ओके, example, furniture is purchased for 3 lakh and the same cost has been recorded in the books. In case the market value goes to 1 lakh or 150,000, it will not be considered. ठीक है, भले ही उसका तब भी आपने जब लिया वो महंगा था, वो 1.5 लाख में आपको 3 लाख में पड़ा था, पर आज अगर उसकी वैल्यू नीचे जा रही है, 1 लाख पे आ गया, 1.5 लाख पे आ गया, नॉट रेलेवेंट. हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड कर चुके हैं, हमें जितने में पड़ा हमने वो लिख दिया. अब वो उसका प्राइस किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे तो हमको प्रॉफिट होना नहीं है, लॉस होना नहीं है. हाँ, अगर आप बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप बेचते हो तो आपको लॉस होगा, तो वो हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे. लेकिन अभी अगर आप यूज ही करे जा रहे हो तो कोई सेंस ही नहीं बनता उस बात का. समझ रहे हो? ठीक है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जो भी पॉलिसी आप देखोगे ना या फिर जो भी पॉलिसी आप रखोगे ना, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. ओके, फॉलो करो, कंसिस्टेंटली फॉलो करो उस चीज को. देखो, एनी पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंट throughout the business, and it need not be changed generally unless and until circumstances demand. Okay, consistency बरकरार करो, और कभी एकदम जरूरत पड़ी, ओके, मतलब आपको किसी ने रेकमेंड किया कि अगर आप ये पॉलिसी नहीं ये पॉलिसी फॉलो करो तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, या फिर आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाएगा, या फिर अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बोला ये फॉलो करो तो आप चेंज करो, तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन. ओके, अकाउंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं गाइस, पता है? डोंट वरी, इस चैप्टर के एंड में सिखाने वाला इसी लेक्चर में होगा, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करो. ओके, हाउएवर इट डज नॉट स्टॉप एनी इंप्रूवमेंट of new techniques, but that should be disclosed with a note. See, a company adopts fixed installment method for charging depreciation on fixed asset from the beginning till the end of its estimated useful life. Okay, sir, what is fixed installment method? Sir, what is depreciation? Don't worry, ठीक है, भूल जाओ. ये एग्जाम्पल आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा जब आप लोग डेप्रिसिएशन सीख जाओगे. मैंने बोला ना कि कभी कभी ऑथर इतने ज़्यादा हैवी चीज़ें पहले ही डाल देते कि सामने वाले को वो कंफ्यूज कर देता है. सो हम इसीलिए है कि आपको अभी कंफ्यूज मोड में ना डालें, है ना. सब चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, चलने दो. ओके, ये कंसेप्ट मेरे को बस, इसके जगह मैं आपको एक नया एग्जाम्पल देता हूँ, ये सही रहेगा, है ना. एक पॉलिसी होती है कि समझो आपका जो भी स्टॉक है, स्टॉक मतलब क्या, समझो अगर आप समझो मोबाइल्स में डील करते हो, सबसे आसान तरीका मोबाइल से, क्योंकि आप सबके पास अभी मोबाइल है, ठीक है. मोबाइल से आप डील करते हो, आपका शॉप है मोबाइल का, आपके पास 50 मोबाइल आए थे, जिसमें आपने 30 मोबाइल बेच दिए, आपके पास कितना बचा? 20, करेक्ट है ना. 20 मोबाइल आपके पास बचे हैं, इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं. ये इन्वेंट्री आपका, इसको स्टॉक बोलते हैं हम लोग. ये 20 जो बचा है ना आपका, ये स्टॉक है. तो इसको किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए? उस पे जिस पे आपने उसको खरीदा था, या उस पे जो ये बेचा जा सकता है. यानी कि सी, यू आर अ बिजनेसमैन, राइट. आपने शायद इसको खरीदा होगा 17,000 में, आप बेचोगे 20,000 में, है ना. तो इसको 20,000 पे रिकॉर्ड करें या 17 पे रिकॉर्ड करें, दैट इज अ क्वेश्चन. तो अगर आप एक पॉलिसी फॉलो कर रहे हो कि आप इसको 17,000 पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो 17,000 पे ही रिकॉर्ड करें, कि क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे ही रिकॉर्ड करे जा रहे हो फिर इसको, ठीक है. समझो, ये एक पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो, मतलब हर एक चीज को रिकॉर्ड करने का ना एक मेथड होता है. अगर आप वो मेथड फॉलो कर रहे हो तो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, यही उनका कहना है. ओके, कंजर्वेटिज्म वेरी इंपॉर्टेंट. सी, इसके अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना इसके अंदर. कंजर्वेटिज्म मतलब क्या? व्हाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन वी हैव टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. ठीक है, मतलब आगे चल के फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला होगा ना, रिकॉर्ड मत करो, होगा तब होगा, मिलेगा, फायदे होने वाला है ना, नुकसान थोड़ी होगा, है ना. तो इसीलिए जो भी प्रॉफिट आगे चल के होने वाला है आपको दिखाई दे, अरे हाँ मुझे 1-2 महीने में ना ये प्रॉफिट होने वाला है, ध्यान मत दो, होने दो, फिर अपन देख लेंगे, फिर रिकॉर्ड कर लेंगे. लेकिन अगर आपको लगा कि अरे 1-2 महीने मेरे को लॉस होने वाला है, रिकॉर्ड करो. ठीक है, क्या करो? प्रोविजन बनाओ उसके लिए, कि अरे मेरे को नुकसान होने वाला है, तो नुकसान के लिए मैं पहले प्रोविजन बना लेता हूँ. ये होता है कंजर्वेटिज्म, कि आपको अगर आगे फ्यूचर में आपको दिख रहा है, आपको अगर एक हिंट मिल चुका है कि भाई नुकसान होने की संभावना है, भाई उसको प्रोवाइड करो, प्रोविजन बनाओ उसको. समझ रहे हो? अगर प्रॉफिट होने वाला है तो टेंशन नहीं, फायदे होगा, नुकसान नहीं होगा, आने दो, जब आएगा तब आएगा.
लेकिन नुकसान अगर होने वाला, लॉस अगर होने वाला तो प्रोवाइड करो, ठीक है। इट एनकरेजेस द सर्टन सीक्रेट रिजर्व्स बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन टू प्रिवेंट लॉसेस, ओके। द इनकम स्टेटमेंट मे शो लोअर इनकम एंड द बैलेंस शीट ओवरस्टेट्स द लायबिलिटीज एंड अंडरटेक्स द असेट्स, ठीक है। इसकी वजह से दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज आस्किंग द अकाउंटेंट टू प्ले सेफ वाइल राइटिंग द अकाउंट। भाई सेफ खेलो, है ना। आगे तुमको दिख रहा है लॉस होना तो मियाँ भाई की डेयरिंग नहीं, ओके, नो मियाँ भाई की डेयरिंग, ओके। सिर्फ क्या भाई रिकॉर्ड कर, भाई सेफ खेल, ओके। अभी नहीं, अभी होल्ड कर, अभी टाइम नहीं आया, ओके। सेफ खेलो तुम, अभी उसके लिए क्या करो, प्रोविजन बनाओ। देखो, क्लोजिंग स्टॉक इन अ फैक्ट्री इज वैल्यूड एट 25,000 एट द कॉस्ट and 35,000 at its market price, but while recording in the books of value 25,000 will be considered being the lowest of all। ये एक पॉलिसी है गाइस, ये आपको फॉलो करनी पड़ती है कि मार्केट वैल्यू एंड जो भी उसका कॉस्ट है, दोनों में से जो कम होगा ना उसके ऊपर आपको क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये पॉलिसी है, ठीक है। एंड इट इज मैंडेटरी, ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बोलेगा फॉलो करना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी, ओके। क्या बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? वो बोलते हैं कि आपका मार्केट वैल्यू या आपका मतलब जो भी कॉस्ट है जिसपे आपको वो पड़ा है, दोनों में से जो भी कम होगा वो रिकॉर्ड करो। ऐसा क्यों? क्योंकि समझो, अगर आपने हायर पे रिकॉर्ड कर दिया है ना, जैसे अपने एग्जांपल में यहाँ पे 25,000 आपका कॉस्ट है एंड 35,000 आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। अगर आपने सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड कर दिया, कल को समझो कम हो गया प्राइस, ओके। कल को प्राइस समझो कम हो गया तो आपको तो लॉस दिखाई देगा ना। समझो अगर ये 35,000 है ना, तो ये समझो कल को 33,000 हो गया, आपका क्लियर कट लॉस हो गया 2,000 रुपए का, समझ रहे हो। बुक्स के अंदर आपका लॉस हो गया 2,000 का, पर आपका एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है। आपका गुड्स तो 25,000 का है ना, आपने 33 में बेचा है, आपको एक्चुअली 8,000 का प्रॉफिट हुआ है, पर दिखने में क्या दिख रहा है भाई, 2,000 का लॉस हो गया, समझ रहे हो। इसीलिए जो भी लेस होता है ना, हम उसके ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, ओके। जो मिनिमम है उसके ऊपर रिकॉर्ड करो, बाद में अगर आएगा प्रॉफिट तो आने दो। अभी प्रॉफिट जो है, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं, हुआ नहीं है, हो सकता है, होने वाला है, उसको रिकॉर्ड नहीं करते, ओके, समझा। यस, बाद में गोइंग कंसर्न, मतलब भाई तुम्हारा बिजनेस कम से कम 1-2 साल और तो चल ही जाएगा, ओके। हम लोग क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा बिजनेस जो है ना 1-2 और साल चल जाएगा, ओके, तुरंत बंद नहीं होने वाला। सी, it is the basic assumption that the business is a going concern and will continue its operations for future. Going concern concept influences accounting practices in relation to valuation of assets and liabilities, depreciation of fixed assets, treatment of outstanding and prepaid expenses, accrued and unearned revenues। आपको याद है मैंने आपको सिखाया था earned, accrued, याद है, revenue, है ना। मतलब मैंने आपकी पेंटिंग बनाई थी, मैंने पेंटिंग बना के आपको दे दी थी, याद आ रहा है एग्जांपल गाइस, मैंने आपको पेंटिंग बना के दे दी, पैसा आना बाकी था, मतलब मैंने अर्न कर लिया, मैंने कमा लिया, बस मेरे तक आया नहीं, समझ रहे हो। ये क्या बोल रहे हैं, अक्रूड या अनअर्न्ड, समझ, अभी तक कमाया नहीं, ओके। सो ये अगर होते तो इसके ऊपर बहुत सी, अगर आने वाले टाइम में आपका बिजनेस बंद पड़ने वाला है तो ये सब चीजें बहुत मैटर करेगी, ओके। जिनके पास आपका पैसा बचा है या फिर जिनको आपसे पैसा लेना है वो तुरंत आ जाएंगे मांगने के लिए, है ना। तो इसीलिए पहले क्या अज्यूम करते कि हाँ ये चलने वाला है, अच्छा चल रहा है तो चलेगा, ओके, वरना क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस बंद पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो गोइंग कंसर्न ये कंसेप्ट होती है कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि हाँ 2-3 साल तो चलेगा कम से कम, ओके, मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल, असेट्स आर जनरली वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज अ शॉर्ट पीरियड इज इग्नोर्ड, ओके। मतलब कभी कभी ना आप समझो, अभी आपने गोल्ड लेके रखा है, इट इज एन एसेट फॉर यू, राइट। आपने गोल्ड लेके रखा, बिजनेस के लिए लिया था, तो अगर ये गोल्ड आपने लेके रखा तो गोल्ड का प्राइस तो हर रोज ऊपर नीचे जाता है, समझ रहे हो। तो वो लॉस हम लोग थोड़ा एंटीसिपेट करेंगे, है ना। तो वो चलता रहता है, शॉर्ट टर्म में जो भी ऊपर नीचे होगा ना प्राइस, इट इज ओके, नॉट अ बिग डील, ओके। पर बहुत ज्यादा चेंज हो गया तो, है ना, जैसे बीच में क्रिप्टो करेंसी का हो गया था, वैसा कुछ हो गया तो, है ना। दैट इज वाई शॉर्ट टर्म में जो है हम उसको इग्नोर करते हैं, ओके। रियलाइजेशन, इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला कि इनकम प्रॉफिट जब होगा तब देखना, ओके, फायदा ही है ना, नुकसान तो नहीं है। इधर इट इज रिसीव्ड और अर्नड, ओके। रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द सेल आर अफेक्टेड और द सर्विसेज आर रेंडर्ड, ओके। रेवेन्यूज आपको अभी समझ गया होगा, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है ना।
Sales revenues are considered as recognized when the sales are affected during the accounting period, irrespective of the fact whether cash is received or not. ओके आपको कैश मिला ना मिला वो वहाँ पे आप प्रॉपरली रिकॉर्ड करे जा रहे हो. ठीक है. Example, a company gets an order for sale of goods of rupees 1 lakh in May 2017. Goods of only 60,000 are sold and delivered in June 2017. Cash received for 60,000 is in September 2017. As per the principle of realization, sale is to be recorded in June 2017. क्यों? क्योंकि आपने सेल्स कब किया? पैसा आपको भले ही बाद में मिला होगा, लेकिन आपने सेल्स कब किया? जून में किया. समझ रहे हो? इसलिए कब रिकॉर्ड हुआ? वो जून में रिकॉर्ड हुआ. अक्रूवल कंसेप्ट हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, राइट? फिर एक बार आपको दिखा देता हूँ. इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अक्रूड, इट इज अर्नड. आपने कमा लिया, मैंने पेंटिंग बना लिया, आपसे पैसे अभी लेने बाकी है. एक्सपेंस रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अक्रू और ड्यू कह लो. ठीक है. जैसे आपका लाइट बिल आपके घर पे आ गया, अब वो ड्यू हो चुका है, आप जब पेमेंट करते हो वो सेटल हो जाएगा, लेकिन सेटल होने तक वो क्या है? ड्यू है. ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज रिलेटेड to the accounting period are to be considered irrespective of the fact the revenues are received in cash or not, or expenses are paid in cash or not. Okay, वो पे किया. अगर आप कैश बेसिस फॉलो करते तो आप उस हिसाब से करते कि हाँ कैश आया तो ही रिकॉर्ड करो, कैश गया तो ही रिकॉर्ड करो. लेकिन हम लोग अक्रूवल मेथड यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग उधार वाली भी चीज करते हैं. ठीक है. उधार वाली चीज भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. अ कंपनी इन्वेस्टेड 1 lakh with the bank for 1 year. On 1st October 2015, bank has to pay interest at 10% on its maturity, that is 30th September 2016. ओके, समझ रहे हो आप? कंसेप्ट समझा? इंटरेस्ट भी हम लोग क्या करेंगे? ड्यू करके रहेंगे. जब आएगा तब आएगा, जब जाएगा तब जाएगा. ओके, आपको ड्यू करके रखना है. ड्यूअल कंसेप्ट मतलब क्या? एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव 2 इफेक्ट्स. एवरी ट्रांजेक्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं इसके अंदर. ड्यूअल एस्पेक्ट, हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट जाएंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा. ठीक है. ओके, सी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज 2 एस्पेक्ट्स, दैट इज ड्यूअल इफेक्ट. फॉर एग्जांपल, व्हेन अक्षय स्टार्ट्स अ बिजनेस विद कैश 5 lakh ऑन वन हैंड, द अदर बिजनेस गेट्स कैश रुपीज 5 lakh. समझ रहे हो? मतलब एक जगह पे क्या हुआ, आपका जो ओनर है, ठीक है, वो कैश दे रहा है, राइट, और बिजनेस का पे कैश मिल रहा है. 2 इफेक्ट हो गए. समझ रहे हो? एंड ऑन द अदर हैंड अ लायबिलिटी अराइजेस, दैट इज द बिजनेस हैज टू पे अक्षय अ सम ऑफ रुपीज 5 lakh. समझ रहे हो? एक लायबिलिटी अराइज होगी बिजनेस के लिए, अभी वो 5 lakh उसको वापस भी करना पड़ेगा जब बिजनेस बंद होगा. दिस इज द कंसेप्ट विच रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट. समझ रहे हो? ओके, मतलब हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट तो होने ही वाले हैं. एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, और दोनों की अमाउंट सेम रहेगी. समझ रहे हो? डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल रहेगा, इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट. समझ रहे हो? दिस इज बिकॉज दिस इज द बेसिस ऑफ द एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. फ्रॉम दिस कंसेप्ट द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन अराइजेस दैट कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट. जो मैंने अभी दिखाया ना स्टार्टिंग में, वो टी डायग्राम ड्रॉ करके ऐसा टी निकाला था, उधर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इधर असेट्स, राइट. तो ये वही था. समझ रहे हो? तो कभी कभी क्या होता है कि ऑथर जो है कुछ चीजें ऊपर नीचे कर देता है, तो उसे पहले कंसेप्ट सिखा देते हैं हम लोग, फिर वो बाद में वापस आती कहीं पे. दैट इज द थिंग. डिस्क्लोजर, कुछ चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है. बिजनेस सीक्रेट्स नहीं. ओके, बिजनेस सीक्रेट्स की बात नहीं कर रहे. बिजनेस सीक्रेट आपको डिस्क्लोज नहीं करने हैं. कुछ चीजें आपको बतानी पड़ती है. द अकाउंट्स must disclose all material information. The accounting report should disclose full and fair information to the related parties. The financial position and performance should be disclosed very honestly to all the users. The financial position means the balance sheet of the business, and finance performance means the result in terms of profit or loss, and income and expenses in profit and loss account. ठीक है. आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कौन बताएगा? बैलेंस शीट बताएगा. एंड आपका प्रॉफिट हो या लॉस बताएगा, कौन बताएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएगा. ये दोनों भी स्टेटमेंट्स आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड कहलाते हैं. ठीक है, दैट इज द एंड पॉइंट. एंड पॉइंट पे ये 2 स्टेटमेंट्स बनते हैं. इसके अलावा भी काफी स्टेटमेंट्स बनते हैं, लेकिन मेन ये 2 स्टेटमेंट्स होते हैं. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ओके, all the information disclosed should be relevant, reliable, comparable, understood by all the concerned authorities. ओके, नाउ मटेरियलिटी. मटेरियलिटी का मीनिंग क्या है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है. समझ रहे हो? कोई भी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है.
वो कितनी मटेरियलिस्टिक है, राइट? तो वो होता है, वो इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम्हारी कोई भी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या उस इंफॉर्मेशन में वो ताकत है कि सामने वाले का डिसीजन चेंज कर सकती है, तो वो बहुत मटेरियलिस्टिक है। समझ रहे हो? क्या वो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बता भी दी और नहीं भी बताई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो लेस मटेरियलिस्टिक है। समझ रहे हो? According to this convention, financial statements should disclose all material items which might influence the decisions of the users of financial statements. Hence, any item which is not significant and is not relevant to the users need not be disclosed in the financial statements. This principle is basically an exception to full disclosure principle. Okay, exception है. Okay, the term materiality is subjective in nature. Materiality depends on the amount involved in the transaction, size of the business, nature of the information, requirements of the person making a decision, etc. An item material to one person may be immaterial to another person. ठीक है, मतलब कोई नहीं बता सकता एग्जैक्टली कि यार ये मटेरियल है, ये इमटेरियल है। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट, बिकॉज सी हर एक इंफॉर्मेशन हर एक बंदे के लिए इंपॉर्टेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। एंड ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये कौन तय कर सकता है? दो ही लोग, एक जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, दूसरा जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई साहब ये इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी रेलेवेंट है, कितनी मटेरियलिस्टिक है, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करेगा? इन दो लोगों पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। ओके, मैचिंग का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यूज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड आर मैच विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड टू अर्न द इन रेवेन्यू इनकर्ड इन दैट पीरियड। मतलब अगर एक पीरियड की हम लोग बात करें, उसी पीरियड के अंदर के जो रेवेन्यूज हैं एंड उसी पीरियड के अंदर के जो एक्सपेंसेस हम उसको मैच करते हैं एंड ये पता लगाते हैं कि भाई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। समझ रहे हो गाइस? ओके, मतलब समझो अगर एक कोई भी चीज, ओके, एक कोई भी ईयर पकड़ लो, जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग ईयर बताया कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, हम लोग 2021 से पकड़ते हैं। ठीक है, कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022। ठीक है, तो ये जो साल का एक्सपेंस है एंड ये जो साल का इनकम है, हम इन दोनों को मैच करते हैं। ओके, मैच करके हमें पता चला कि अच्छा ठीक है, हमें लॉस हुआ या हमें प्रॉफिट हुआ, राइट? दैट इज द मैचिंग कंसेप्ट कि उसी पीरियड के जो एक्सपेंस है, उसी पीरियड की जो इनकम, उनको मैच करो, अलग अलग पीरियड के नहीं। ओके, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द अक्रूवल कंसेप्ट एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट. Periodicity concept fixes the time frame for measuring performance and determining financial status. Okay, all expenses paid during the period are not considered, but only the expenses related to the accounting period are considered. ठीक है, ऐसा कई बार होता है कि हम बहुत सारे एक्सपेंसेस भी उस दौरान पे करते हैं जो कि उस अकाउंटिंग ईयर को बिलोंग ही नहीं करते, राइट? इसीलिए उनको हम लोग नहीं कंसिडर करते फॉर प्रॉफिट कैलकुलेशन या फिर लॉस कैलकुलेशन, जो भी होगा। ठीक है, on the basis of this concept, adjustments are made for outstanding and prepaid expenses and accrued and unearned revenues. Also, due provisions are made for depreciation of the fixed assets, bad debts, etc. relating to the accounting period. Thus, it matches the revenues earned during the accounting period with the expenses incurred during that period to earn the revenues before sharing any profit or loss. ठीक है, सब कुछ जानने से पहले आपको ये दो चीज़ें के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है कि ताकि आपको एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस मिल जाए। ठीक है, द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS. ओके, नाउ सी दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, यानी कि आज ये फर्स्ट चैप्टर अपना खत्म हो जाता है। फिर हम लोग कल करेंगे इसका रिवीजन छोटा सा एंड उसका एक्सरसाइज सॉल्विंग हम लोग करेंगे। बेसिकली मतलब पूरा फोकस एक्सरसाइज सॉल्विंग पे रहेगा कल के सेशन में। ओके, देन विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट पार्ट। अब ये जो है ना, ये इतनी बड़ी कंसेप्ट है कि इसके ऊपर कम से कम 300 आवर्स का भी डिस्कशन किया तो भी कम पड़ेगा। ओके, ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है। नहीं ना, यहाँ पे आपको ऊपर ही ऊपर एक इंफॉर्मेशन देके रखी कि ये क्या होते हैं। इतना समझ लो कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ये मैंडेटरी है, इनको फॉलो करना ही पड़ता है। ओके, सी accounting standards provide a framework and norms to be followed in the accounting so that financial statements of different enterprise become comparable. Okay, it is necessary to standardize the accounting principles to ensure consistency, comparability, adequacy
एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो कोई भी चीज़ हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहेंगे तो बिखरा बिखरा सा रहेगा, इसीलिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का ही एक सेट आपको मैं बोल सकता हूँ कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है रेगुलेशंस हैं जो आपके बुक्स को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ कॉलर, accounting standards are codes of conduct imposed by customs, laws, professional bodies for the benefit of the public accountants and accountants generally। समझा कैसे? कस्टम्स यानी क्या? परंपरा, बहुत सालों से ये इसी तरह से चलते आ रहा है। लॉज, हमने कुछ लॉ बनाए तो उसके हिसाब से, एंड प्रोफेशनल बॉडी यानी कि जो ICAI है, ICSI है, क्या है ये? ICAI मतलब क्या? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एंड वैसे ही द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, एंड वैसे ही द इंस्टीट्यूट ऑफ अपने जो CMA है उनको भी कॉस्ट अकाउंटेंट्स बोलते हैं, तो उनका भी ICAI हो जाता है, ठीक है। तो ICAI या फिर जो भी प्रोफेशनल बॉडीज है लाइक ICSI, ICAI, इन सब चीज़ों, इन सब लोगों के हिसाब से जो एक रूल्स बनाए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। Thus, accounting standards are written policy documents issued by the expert accounting body or by the government or the regulatory body covering the aspects of recognition, measurement, treatment, presentation, disclosure of the accounting transactions and event in the financial statements। ओके, किस तरह से करना है, क्या करना है, कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। सी नीड क्या है? तो भाई टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग, टू हेल्प अकाउंटेंट्स टू फॉलो यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, फैसिलिटेट करना क्या? मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। एनहांस रिलायबिलिटी, आपकी रिलायबिलिटी एनहांस होती है और ज़्यादा लोग आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली, अभी कभी भी कोई ज़रूरत पड़ी, लीगल मैटर रहा, आप ऑलरेडी लॉज को पकड़ के, तो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं, अगर आप उसको फॉलो तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट कर दे कि किसी भी लॉ के खिलाफ, है ना। तो आप अच्छे से कर रहे हो, सही कर रहे हो, है ना। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि ये क्या है? ग्लोबली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया, IFRS इंटरनेशनल, ओके। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB। IFRS is a set of international accounting standards, okay, stating how particular type of transactions and other events should be reported in financial statements. IFRS are issued to develop accounting standards that would be acceptable worldwide to improve financial reporting internationally। ठीक है गाइस, समझ रहे हो आप? ओके। बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया के अंदर AS लाया किसने? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने लाया। उन्होंने एक काउंसिल बिठाया था, ओके, जिसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये कंस्टिट्यूट किया गया ऑन 21 अप्रैल 1977। डोंट वरी, ये जो इन्फॉर्मेशन पूरी आपके लिए इररिलेवेंट है, एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको मैं बता देता हूँ, हिस्ट्री है, कुछ काम का नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं आएगा। Recognizing the need of accounting standards in India, ASAB formulates accounting standards so that the standards may be established by the Council of the Institute of in India। मतलब ये जो भी फॉर्म किसने किया? ये ICAI ने कैसे किया? ASB को फॉर्म किया, ASB ने सारा काउंसिल वगैरह बना के पूरा इंफॉर्मेशन रिसर्च वगैरह किया, अलग अलग बॉडीज से जाके पूछा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जाके पूछा, भाई ये करे क्या, ऐसा ऐसा सही है क्या, आपको क्या लगता है, हमने ये फ्रेम किया, देखो तो एक बार, आपको कुछ और एडलेस करना है कि इसके अंदर कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है ना। तो ये सब ऐसे हर एक का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके पूरा प्रॉपर फॉर्म किया। कंसिडर एप्लीकेबल लॉ, कस्टम, यूसेज, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद while framing AS, okay। Due to globalization, the accounts prepared in India must be compatible, okay। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि आपके जो भी कंपनीज है, वो अभी इंडिया में भी बहुत सारे कंपनीज है, आपकी भी इंडियन कंपनीज कुछ है ऐसी जो बाहर है ना कंट्री के, सो उनके साथ कंपेटेबल होने की वजह से, होने के लिए resulted that the existing AS being converged with the IFRS, okay। This convergence has resulted in what we call as Ind AS। आपने क्या किया? आपने IFRS को लिया, आपने AS को लिया, दोनों को मर्ज कर दिया, और ये मर्ज होने से क्या निकला? Ind AS, okay। Ind AS are basically the international accounting standards which have been modified in accordance with Indian accounting practices। मतलब अपने इंडिया में चलता है ना, उसके हिसाब से हमने Ind AS को बनाया है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, प्रेजेंटली ऑल बिग कंपनीज हैव टू फॉलो Ind AS। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि तुम अगर इतना करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हो ना, तुमको Ind AS फॉलो करना है, तुम अगर इतने करोड़ से कम कमा रहे हो तो तुम लोग को AS चलेगा, ऐसा मतलब रूल्स फॉर्म कर दिया उन्होंने वहाँ पे। बट स्मॉलर बिजनेस यूनिट्स आर अलाउड टू यूज AS। इन फ्यूचर
इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल बिजनेस एंटिटीज इन इंडिया विल माइग्रेट टू इंड एस, वो तो होने ही वाला है। ओके, सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो काउंसिल ने बनाए नीचे दिए गए, जैसे कि पहला क्या कहते हैं कि आपको डिस्क्लोज करना है, आप जो भी पॉलिसीज वगैरह फॉलो कर रहे हैं आपको उसको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताया ना कि जो भी कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी कम रहेगा आप उसको उसके ऊपर दिखाओगे। कौन बोला? ये बोला AS2 बोला, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर कैश कैसे आया कैसे गया हर एक का रिकॉर्ड रखने वाला काम कौन करता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट करता है, यानी कि AS3। ओके, सिर्फ नाम और AS के नाम याद रखना, नंबर याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, AS का नाम एंड AS का काम और उसका नंबर। ओके, AS का नाम काम और नंबर याद रखना इसका। 6th, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, जो भी डेप्रिसिएशन करोगे आप किसके हिसाब से करोगे? AS6 के हिसाब से करोगे, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर कुछ करते हो, यानी कि अगर आप कुछ एक ऐसे समझो मेडिकल फील्ड में हो, आप मेडिसिन बनाते हो, तो आपके मेडिसिन नया मेडिसिन बनाने के लिए आपको जो रिसर्च करना पड़ता है, जो डेवलपमेंट करना पड़ता है, उसके लिए जो खर्चा आता है, वो खर्चे के बारे में कैसे अकाउंटिंग करना कौन बताएगा? ये बताएगा, ठीक है, AS8 बताएगा, ठीक है। बाद में AS9 रेवेन्यू रिकग्निशन, कौन से रेवेन्यू कैसे रिकग्नाइज करना कब करना कौन बताएगा? AS9 बताएगा, ठीक है। बाद में AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स को कैसे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, किस तरह से करेंगे, कब करेंगे, कौन से वैल्यू पे करेंगे। ओके, सी अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स शुड बी कंप्राइज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एंड एनी एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग द असेट टू द वर्किंग कंडीशंस इन द इंटेंडेड यूज। ओके, मतलब अगर आपने समझो एक फिक्स्ड असेट खरीदा, आपके बिजनेस के प्रीमाइसेस तक वो लेके आए आप, तो वहां से यहाँ तक लाने के लिए जो आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगे वो भी आपको उस असेट के प्राइस के अंदर ऐड कर देना है, समझ रहे हो? दैट इज अ कॉस्ट, ओके, टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स, तो वो ऐड हो जाएगा उस असेट के कॉस्ट के अंदर। या फिर आपको बाद में यहाँ पे उतरने के लिए कुछ लेबर लगे, उनको आपने कुछ पैसा दिया, वो भी किस में आ जाएगा? असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। आपने उसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन के चार्जेस लगे, तो वो भी किस में? मतलब वो असेट पुट टू यूज होने तक के सारे खर्चा क्या करोगे? उसके अंदर डालते। कौन बोलता है? AS10। AS12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी कि समझो गवर्नमेंट से आपको कुछ ग्रांट मिलता है ना, आप समझो अभी कोई नया सेटअप कर रहे हो, नया बिजनेस डाल रहे हो, उसके लिए गवर्नमेंट अगर समझो कुछ पैसा दे रहा है, तो उस पैसे को कैसे रिकॉर्ड करना है कौन बताएगा? AS12 बताएगा। AS13 इन्वेस्टमेंट, अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे करना है, उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिला, जो डिविडेंड मिला, जो रिटर्न मिला, उसको कैसे अकाउंटिंग करना है कौन बताएगा? AS13। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस एंड इनकम, आपने जो भी अकाउंटिंग किया, ओके, जो भी आपने टैक्सेस देखे, एवरीथिंग यू सॉ, ओके, उसके लिए, ओके, उस अकाउंटिंग उसका कैसे करेगा कौन बताएगा आपको? AS22। टैक्स एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड कंप्राइजिंग करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द पीरियड। समझा गाइस? दैट्स it. That was your chapter number 1 ladies and gentlemen. Tomorrow we'll be discussing the exercise. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, अगर आपको सीरीज पसंद आ रही होगी गाइस, तो जल्दी से जाके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो, क्योंकि आज सिर्फ तीसरा ही दिन और हमारा एक चैप्टर खत्म हो चुका है गाइस। जस्ट इमेजिन 15th डे तक हम लोग कितना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, Isn't it? तो इसीलिए जरा फास्ट आप अपने दोस्तों को बताइए, जितना बेनिफिट आप इसका उठा सकते हो उतना बेनिफिट उठा लीजिए। एंड अगर आपको एडमिशन्स कराने हैं गाइज, तो नीचे आपको मैं उसके सारे डिटेल्स जरा आप एडमिशन भी करा सकते हो, अपने AKCA के अंदर से, तो AKCA फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, जहाँ पे आप पूरे क्लासेस हमसे लेंगे, जहाँ पे हम आपके टेस्ट वगैरह लेंगे एंड रिविजन्स रहेंगी इसके अंदर, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग, ओके। एंड उसके अंदर लाइव सेशंस होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम लोग लाइव सेशंस लेंगे उसके अंदर जूम के थ्रू, एंड आपसे और हमारा इंटरेक्शन होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ही लिए जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, ओनली 50 स्टूडेंट्स, ओके। तो अगर आपको एडमिशन कराना है तो जल्दी कीजिएगा, बिकॉज सी एट टिल द एंड ऑफ 15th लेक्चर हो सकता है कि कोई सीटी ना बचे वहां पे, है ना। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, तुरंत नीचे जाके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, या फिर आप
मैं आपको जो लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उधर से, या फिर आपको नंबर प्रोवाइड कर दो, नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आपका एडमिशन कंफर्म करा लीजिए। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, चलो टेक केयर गाइज, सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।